मंदिर और जूनियर कॉलेज में हिंदी सप्ताह मनाया गया। हिंदी सप्ताह के समापन समारोह के इस अवसर पर पाठशाला के प्रधानाध्यापक आदरणीय सावंत सर जी का मैं श्री एस.वी. दाभाडे सर सहृदय स्वागत करता हूं। प्रशाला की उप प्रधानाध्यापिका सौ कुलकर्णी मैडम जी का भी मनपूर्वक स्वागत करता हूं। जूनियर कॉलेज विभाग के उप प्रधानाचार्य श्री पागे सर जी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। पाठशाला के सभी अधिकारी वर्ग, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और अभिभावक, इन सब का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। पाठशाला की शान और हमारा अभिमान सभी छात्रों का भी बड़े खुशी खुशी स्वागत करता हूं। साथियों, 14 सितंबर यह हिंदी दिन हम सभी हर साल हिंदी सप्ताह के रूप में बड़े धूमधाम से और हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस साल कोविड-19 के भयंकर प्रकोप के होने के बावजूद भी हमारे सैकड़ों छात्र ऑनलाइन इस कार्यक्रम में हर्ष उल्लास के साथ जुड़े हुए थे। अव्वल आए छात्रों के नाम इस कार्यक्रम में घोषित किए जाएंगे। इस शुभ घड़ी पर हमारे प्रधानाध्यापक आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि हम सभी को मार्गदर्शन करें। नमस्कार। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर एंड जूनियर कॉलेज में 14 सितंबर ये दिन हिंदी सप्ताह के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस उपलब्ध में विविध ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सभी छात्र इसमें उत्साह से शामिल हुए। कोरोना की इस महामारी होते हुए भी पाठशाला में हर साल की तरह हिंदी दिन और प्रतियोगिता का ऑनलाइन प्रयोजन किया। इस प्रतियोगिता में शामिल हुए छात्र, अध्यापक सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। अव्वल आए छात्रों को बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सावंत सर जी। इसके बाद मैं उप प्रधानाचार्य सौ कुलकर्णी मैडम जी से विनती करता हूं कि वे अपने विचार प्रकट करें। लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज में हिंदी दिन के अवसर पर अनेक प्रतियोगिता ली गई थी। उसमें हमारे छात्रों ने अच्छा सहभाग लिया था। सहभागी सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद। वही प्रतियोगिताओं के नंबर अब जाहिर किए जाएंगे और अव्वल नंबर प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद कुलकर्णी मैडम जी। इसके बाद जूनियर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य श्री पागे सर जी से विनती करता हूं कि वे अपने मौलिक विचार प्रकट करें। नमस्कार। आज पूरा विश्व कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है। हम भारतीय भी इस समस्या से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी बीमारी के कारण हम देश का भविष्य अंधेरे में नहीं छोड़ सकते। इसी कारण हम लोगों ने ऑनलाइन अध्यापन कार्य शुरू किया है। इसी कार्य में हमारे लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज की ओर से हिंदी दिन के शुभ अवसर पर ऑनलाइन हिंदी वक्तृत्व तथा गायन स्पर्धा का आयोजन किया था, जिसमें आप सभी छात्रों की ओर से अच्छा प्रतिसाद मिला है। सहभागी छात्रों का हमारी ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद पागे सर जी। महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने हेतु पाठशाला में प्राथमिक विभाग, माध्यमिक विभाग और जूनियर कॉलेज विभाग में निबंध, गायन और वक्तृत्व आदि विषयों पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। अब माध्यमिक विभाग में विविध प्रतियोगिताओं में अव्वल आए छात्रों का नाम घोषित करेंगे हमारे साथी श्री एस.जी. धड़स सर जी। नमस्कार, मैं धड़स सर लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर और जूनियर कॉलेज की ओर से आज मैं हमारी पाठशाला में और कॉलेज में जो विविध प्रतियोगिताएं संपन्न हुई थी, उन प्रतियोगिताओं में जो अव्वल आए हुए छात्र हैं, ऐसे जो हमारे भाग्यशाली विजेता हैं, उनका नाम मैं घोषित करने वाला हूं। प्रथम
निबंध प्रतियोगिता 10वीं, पहला क्रमांक है कुमारी पायल चिंतामणि भंडारे, 10वीं का, उसका विषय था कोरोना एक महामारी। द्वितीय कुमारी स्नेहा गजानन पाटिल, 10वीं ड, उनका विषय था कोरोना एक महामारी। और तृतीय क्रमांक विभाजित है कुमारी सानिका राहुल कदम, 10वीं का, उसका विषय था राजभाषा हिंदी। और तृतीय विभाजित नंबर है कुमारी ऋतुजा सयाजी पवार, 10वीं का, और इस छात्रा का विषय था भ्रष्टाचार एक शाप। अब 9वीं कक्षा की तरफ बढ़ेंगे। 9वीं कक्षा में प्रथम क्रमांक पाया है कुमारी पायल जयसिंह खोबरे, 9वीं ड, विषय राज्यभाषा हिंदी। द्वितीय क्रमांक कुमारी भाग्यश्री महादेव गायकवाड़, 9वीं क, विषय था राज्यभाषा हिंदी। और तृतीय विभाजित क्रमांक है कुमारी आयशा शकील सिकलगार, 9वीं ड, उनका विषय था भ्रष्टाचार एक शाप। और तृतीय विभाजित क्रमांक है कुमारी गौरी शिवाजी विषय, 9वीं का, उसका विषय राजभाषा हिंदी। चलिए हम चलते हैं वक्तृत्व प्रतियोगिता की तरफ। प्रथमतः 9वीं कक्षा। 9वीं कक्षा में हमने 2 ही नंबर निकाले हैं। उनमें से प्रथम क्रमांक है कुमारी स्वप्नजा संजय माई, 9वीं ड, और उनके भाषण का विषय है कोरोना एक महामारी। द्वितीय क्रमांक कुमारी समीक्षा संजय पाटिल, 9वीं ड, और उसका विषय है राजभाषा हिंदी। प्रथम मैं कुमारी स्वप्नजा को विनती करता हूँ कि वो अपने कोरोना एक महामारी के बारे में विचार प्रकट करें। नमस्कार, मैं कुमारी स्वप्नजा संजय मारी, कक्षा 9वीं ड। हिंदी सप्ताह में आयोजित वक्तृत्व स्पर्धा में मैं कोरोना के बारे में बोलना चाहती हूँ। कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण बहुत जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इस वायरस से बचाव के लिए सरकार द्वारा सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस यह एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने जैसी समस्या हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, इसलिए इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जा रही है। सरकार सामाजिक दूरी बनाने रखने पर जोर दे रही है ताकि इस वायरस से बचा जा सके। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। कोरोना के लक्षण। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो यह सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया जैसे होता है। इस वायरस का संक्रमण होने के बाद बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसे समस्याएं होती है। यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानियां बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में सामने आया था और तब से यह बड़ी तेजी से दूसरे देशों में भी पहुंच रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार प्रयास किए जा रही है। शोधकर्ता वैज्ञानिक इस वायरस से छुटकारा पाने के लिए दवा बनाने में जुटे हुए हैं। सरकार द्वारा लगातार इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए महामारी से निजात पा सके, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि हम देश को रोग मुक्त कर सकें। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया को बंद घोषित किया है। कोरोना वायरस ने महामारी का रूप लिया है और समस्त संसार में दवाई बचाई है। कोरोना से बचाव करने में ही समझदारी है, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है जो बहुत ही तेजी से एक दूसरे में फैलता है। WHO ने कुछ सावधानियों की सूची निकाली है और यह भी बताया है कि कोरोना से बचाव के ये मूल मंत्र है। आइए इन्हें विस्तार में जानते हैं।
पहला, सदैव बाहर से आने के बाद अपने हाथों के साबुन से करीब 20 से 30 सेकंड तक अवश्य धोएं। अपने हाथों को अपने मुंह से दूर ही रखें, जैसे कि संक्रमण होने पर भी आपके अंदर न जा पाए। लोगों से 5 से 6 फीट की दूरी सदैव बनाए रखें। जरूरी न हो तो बाहर न जाए। सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें। सदैव मास्क पहने। संक्रमण की स्थिति में खुद को दूसरों से अलग करें और नजदीक अस्पताल में सूचित करें। धन्यवाद स्वप्नजा, आपने बेहतरीन ढंग से कोरोना एक महामारी के बारे में विचार व्यक्त किए हैं और इसी विचारों की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। और कुमारी समीक्षा संजय पाटिल, इसे मैं विनती करता हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। मैं आपको राष्ट्रीय हिंदी भाषा के बारे में बताती हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने का हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारी का प्रतिबिंब है। हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अपनी बात को कहने के और दूसरे के बात समझने के लिए एक ही भाषा सशक्त है। हिंदी का भाषा में अमूल्य महत्व है। इस तरह भाषा लिखने का यह काम लगातार चला रहता है। प्रत्येक राष्ट्रीय भाषा में अपने अलग अलग भाषाएं होती है, लेकिन उनका राज्य कार्य जिस भाषा में होता है उसे ही राष्ट्रभाषा की दर्जा प्राप्त होता है। भारत में अनेक राज्य है, उन राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान बना। हिंदी का राज्यभाषा का दर्जा दिया गया। जब विश्व के अन्य देश अपनी मातृभाषा के पढ़कर उन्नति कर सकते हैं, स्कूल को छात्रों को हिंदी पत्राएं पढ़ने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। जब हमारे विद्यार्थी हिंदी प्रेमी बन जाएंगे, तब हिंदी का धारास्व प्रसार होगा। हिंदी दिवस में अवसर पर हम संकल्प करना चाहिए। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माता की किसान है हिंदी, शहीद वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद समीक्षा, बहुत बढ़िया। राजभाषा हिंदी जो भारत के लिए आवश्यक है, भारत की एकता के लिए आवश्यक है, इसी विचारों को आपने यहाँ महत्व दिया है, इसलिए मैं पुनः एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। और अब 10वीं कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। चलो, हम अब बेसब्री से जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी बहुत करीब आ गई है। हमारे होशियार बुद्धिमान जो छात्रा है, जो भाषण क्षेत्र में खासकर मशहूर है, ऐसे सुंदर सुंदर 10वीं कक्षा के भाषण हम सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। इस 10वीं कक्षा में प्रथम क्रमांक आया है हमारी होशियार बुद्धिमान लड़की स्नेहा गजानन पाटिल 10वीं ड। भाषण का विषय कोरोना एक महामारी। द्वितीय क्रमांक आया है नेहा सचिन जाधव 10वीं क। अब अगला नंबर है द्वितीय विभाजित है 10वीं क की छात्रा कुमारी आकांक्षा मारुति वाघमोड़े, उसका विषय भ्रष्टाचार एक कलंक। और तृतीय विभाजित और एक नंबर है सानिका उत्तम सपकाळ 10वीं क, उसका भाषण का विषय है कोरोना एक महामारी। अब चलते हैं उनका हर एक का हम सुंदर रंग से जो पेश किया हुआ भाषण है वो सुनने के लिए हम बेताब हो गए हैं। प्रथमतः मैं स्नेहा गजानन पाटिल 10वीं ड से विनती करता हूँ कि वो अपना भाषण पेश करें। नमस्ते, मेरा वक्तृत्व का विषय है कोरोना एक महामारी। बचपन में अगर कोई आपत्ति आती तो हम मन में ही मन एक बार ठान लेते, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। पर अब ऐसी भयानक स्थिति आ गई है कि दुखी व्यक्ति का दुख बांटने के लिए भी हम उसके नजदीक जा नहीं सकते। ऐसी अमाननीय स्थिति इस सूक्ष्म वायरस की वजह से आ गई है और उस वायरस का नाम है कोरोना। कोरोना एक प्राणघातक रोग है, इससे बचाव ही इसकी दवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस का संबंध
संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसमें जुकाम से लेकर सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या होने लगती है। कोरोना वायरस पूरे देश में फैल चुका है। कोरोना वायरस दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। यह खतरनाक वायरस है जिसका मतलब है को यानी कोई, रो मतलब रो, ना मतलब ना निकले, कोई रोड पर ना निकले। कोरोना वायरस के बहुत सारे लक्षण हैं जिसमें सांस लेने में परेशानी, जुकाम, खांसी ऐसी समस्याएं होती है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में किडनी फेल होना, सांस लेने में परेशानी, निमोनिया, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। If wealth is lost, then nothing is lost. If wealth is lost, then nothing is lost. But when health is lost, then everything is lost. Then everything is lost. कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी रखना आवश्यक है। यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक काफी तेजी से फैलता है, इसलिए भारत सरकार ने हमें लॉकडाउन यह आवश्यक बताया है। लॉकडाउन यानी तालाबंदी। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जिसे महामारी के वक्त लागू किया जाता है। लॉकडाउन जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलती। सिर्फ दवा या फिर खाने पीने की चीजें लाने के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। यह इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना वायरस मानव जाति के इतिहास में पहली बार आ गया है और इस वायरस के प्रकोप से लाखों लोगों की मौत भी हो गई है। जीवन हमारे हाथ में है। जीवन हमारे हाथ में है, क्या पाना है क्या खोना है। दृढ़ संकल्प बनाकर जीवन हमें बिताना है। आज के युग में अगर हमें जिंदा रहना है तो लॉकडाउन को हमारे जीवन धारा बनाना चाहिए। लॉकडाउन के फायदे। लॉकडाउन की पहली बात करें तो हमारे पास वक्त ही कहाँ था। हम हमारे परिवार से बहुत दूर हो चुके थे, पर इस लॉकडाउन से हमारी सभी शिकायतें खत्म हो गई हैं। बच्चे अपने परिवार से मिल रहे हैं, खुशियों के पल बिता रहे हैं। छोटे बच्चे अपने माँ बाप के बहुत नजदीक जा रहे हैं। पर इस लॉकडाउन के नुकसान भी है। इस लॉकडाउन का सबसे बड़ा नुकसान मजदूरों को हुआ है। उन्हें एक वक्त की रोटी पाना भी अब मुश्किल हो गया है। उनकी रोज से कामों के पैसों पर उनका परिवार चल रहा था। दिन रात कोरोना 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 की खबरें सुनकर लोगों की मानसिकता बिगड़ रही है। लोग पागल हो रहे हैं। घर में बैठकर व्यायाम नहीं है। लोगों की मानसिकता पर दुर्व्यवहार हो रहे हैं। गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है। गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है। संयम रखो दोस्तों, कोरोना से जंग अभी जारी है। जब हमारा भारत देश पारतंत्र में था तब हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें एक अनमोल विचार दिया था। वह विचार से ही हम अंग्रेजों से लड़ पाए। वो अनमोल विचार था आत्मनिर्भर भारत। और इसी प्रकार कोरोना को हराने के लिए और हमारे भारत को पूर्व स्थिति पर लाने के लिए हमारे भारत के विद्यमान पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की योजना की। इसके कारण उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि हर भारतवासी इस संकट के लड़ने के लिए आत्मनिर्भर है और सामाजिक दूरी रखकर वो एक दूसरे के साथ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, उड़ रहे हैं पंछी, पिंजरे में बंद इंसान है। उड़ रहे हैं पंछी, पिंजरे में बंद इंसान है। सड़कें मोहल्ले सुनसान है। सड़कें मोहल्ले सुनसान है। अब कोरोना से जंग जारी है। कोरोना से जंग जारी है और भारत को इसमें जीतकर अपनी पहचान बनानी है। अपनी पहचान बनानी है। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहा, आपने बहुत बेहतरीन ढंग से कोरोना एक महामारी इसके बारे में आपने विचार व्यक्त किए हैं और सचमुच इसी विचारों की आवश्यकता पूरी दुनिया को है। उन्हें एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। और 10वीं में द्वितीय क्रमांक जिसने पाया है वह हमारी लाडली छात्रा है नेहा सचिन जाधव 10वीं का। उनका विषय है कोरोना एक महामारी। नेहा को मैं विनती करता हूँ कि वे अपना भाषण करें। सभी गुरुवरियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमारी नेहा सचिन जाधव, कक्षा 10वीं क।
14 सितंबर हिंदी दिन के अवसर पर मेरी पाठशाला लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर पलूस की तरफ से वक्तृत्व स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। उस स्पर्धा में सहभाग लेते हुए मेरा आज का विषय है कोरोना एक महामारी। जागतिक स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को एक भयंकर महामारी घोषित कर दिया है। कोविड-19 का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बहुत जल्दी से फैल जाता है, इसीलिए सरकार से हमें सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को खांसी, बुखार, सर्दी और सांस लेने में जैसे समस्याएं होती है। इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। एक व्यक्ति को अगर कोरोना हो गया तो वह सारे व्यक्तियों में फैल जाता है। सरकार भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। इसीलिए तो हमारे देश में लॉकडाउन किया गया है। देश में कहने से अच्छा है पूरे विश्व में ही लॉकडाउन किया गया है। इसका कारण तो यही है। इसकी वजह से तो हमारी शिक्षा भी खंडित हो गई है और हमें पाठशाला जाने के बजाय यहाँ घर में बैठे हैं। हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। हमने अभी भी अगर इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया तो बाकी देशों जैसा हमारा हाल हो जाएगा। बाकी देशों में तो कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। तो चलो अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। इस बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करें तो यह सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे ही निमोनिया जैसे होते हैं। जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसे बुखार, सर्दी, जुकाम, नाक बहना, गले में खराश जैसे आदि समस्याएं आती रहती है। यह बीमारी दिसंबर में चीन के वुहान शहर में पाई गई। मेरे मन में तो अभी भी सवाल आता है कि यह विषाणु मानव निर्मित है, यानी कि प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, या फिर उनके खाने की वजह से आया है। इसी वजह से तो कई देशों में युद्ध की परिस्थिति हो गई है, कई देशों में लड़ाई हो रही है। इस बात पे कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी आ गया है, उनके वक्तव्य भी आगे आए हैं। अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो सरकार द्वारा दिए गए कई नियमों का पालन करना है, जैसे बार बार हाथ धोना है, अपनी सफाई पर ध्यान देना है और महत्वपूर्ण मास्क का उपयोग करना चाहिए। अगर हम किसी न किसी काम से तो बाहर जाते ही रहते हैं, इसलिए अंदर आने से पहले सैनिटाइज होकर ही अंदर आना चाहिए। बाहर से लाई हुई किसी भी चीज को पहले साफ और सैनिटाइज करें और उसके बाद ही उपयोग करें। हम बाहर जाते रहते हैं, इसीलिए हम मोबाइल और लैपटॉप को भी साफ और सैनिटाइज रखना चाहिए। अगर हमें हाथ मिलाने की आदत हो तो नमस्ते करने की आदत डालनी चाहिए। अगर हमें हाथ से बार बार मुंह और आंखों पर स्पर्श करने की आदत हो तो उसे बदल जाना चाहिए। मुंह को रुमाल और टिश्यू से ढक देना चाहिए। तब जब हमें छींक और खराश होने लगे और एक बार उपयोग किया हुआ रुमाल और टिश्यू दूसरी बार इस्तेमाल न करें और उसे एक बंद डिब्बे में फेंक दें। इन सब के साथ हमें तंदुरुस्त रहना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए आहार में पौष्टिक चीजों का सेवन करें। दिन भर में कम से कम एक बार तो हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करना चाहिए। गुनगुने पानी की पीने की आदत डाल लेनी चाहिए। हमारे शरीर का तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे हमें यह पता चलेगा कि हम कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। यह सब करने वाले कोरोना योद्धा जैसे कि पुलिस अफसर, जवान, डॉक्टर, नर्सेस आदि अन्य कर्मचारी, हमें उनके काम का सम्मान करना चाहिए और उन्हें सहयोग देना चाहिए। और यह सब देखते हुए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई कोरोना से है, ना कि कोरोना से संक्रमित हुए लोगों से। इसलिए हमें उनसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए, ना कि उनसे बुरा बर्ताव करें। मेरा सबसे यह नम्र अभिवादन है कि सब सुरक्षित रहे और इस बीमारी से बचे। धन्यवाद नेहा, आपने बड़े ही सुरीले ढंग से और एक सुंदर अंदाज से अपना भाषण पेश किया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और तृतीय विभाजित क्रमांक है आकांक्षा मारुति वाघमोड़े, 10वीं क। उसके भाषण का विषय है भ्रष्टाचार एक महामारी या भ्रष्टाचार एक कलंक। तो इसके बारे में आपके मौलिक विचार प्रकट करें। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा वाघमोड़े है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आज भ्रष्टाचार एक कलंक इस विषय पर मेरे विचार व्यक्त करने वाली हूँ। भ्रष्टाचार की काली कहानी हूँ मैं, भ्रष्टाचार की काली कहानी हूँ मैं। दर दर फटती वो सड़क हूँ मैं, दर दर फटती वो सड़क हूँ मैं। गड्ढे मेरा बदन चीर चीर देते हैं, ऐसी बदनसीब सड़क हूँ मैं। ऐसी भ्रष्टाचार की काली कहानी हूँ मैं, ऐसी भ्रष्टाचार की काली कहानी हूँ मैं।
देखिए, हमने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी कृपया भ्रष्टाचार समझाओ। तो मास्टर जी बोले, तो बेटा पहले 5 रुपए निकालो। देखो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। किसी को कोई बात बतानी हो, किसी से कोई बात पूछनी हो तो भी पैसे लेने या देने पड़ते हैं। इस जमाने के लोग स्वार्थी हो गए हैं, हर एक छोटी छोटी बातों में अपना स्वार्थ देखने लगे हैं। इसलिए मैं कहूँगी, भ्रष्टाचार बन गया है अब देश का फैशन। भ्रष्टाचार बन गया है अब देश का फैशन। प्यार से चल रहा है ऑफिस हो या स्टेशन, ऑफिस हो या स्टेशन। रेट सब जगह फिक्स है, रेट सब जगह फिक्स है। ईमानदारी से लेते रिश्वत, फिर काहे का रिस्क है, फिर काहे का रिस्क है। भ्रष्टाचार एक ऐसा लालच है जो इंसान के दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है, इंसान के लोगों के दिलों में से इंसानियत और स्वाभाविकता को नष्ट कर रहा है। भ्रष्टाचार से अब कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा, राजनीति, खेल, शिक्षा, कोई भी हो। इसलिए लोगों को अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते। चोरी, बेईमानी, शोषण, घोटाला, अनैतिक आचरण आदि सभी भ्रष्टाचार की ही इकाई है। इतने बेताब क्यों है, इतने बेकरार क्यों है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा होशियार क्यों है। इतने बेताब, इतने बेकरार क्यों है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा होशियार क्यों है। मुंह पर तो सभी दोस्त है, लेकिन पीठ पीछे दुश्मन हजार क्यों है, लेकिन पीठ पीछे दुश्मन हजार क्यों है। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा बाधक तत्व है। इसकी वजह से गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारणवश राष्ट्रीय स्तर पर देश के कानून पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, क्या सच में ये देश आजाद है? यहाँ अब हमारा देश विकसित और विकासशील होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की जड़ें विकसित और विकासशील हो रही है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जाते जाते इतना ही कहूँगी, कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है हमारा देश, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़े हैं। धन्यवाद आकांक्षा, बहुत बेहतरीन भाषण आपने प्रस्तुत किया है। और सचमुच आज भारत को सचमुच हमारे राष्ट्रपति का स्वप्न अगर पूरा और सिद्ध करना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए, और जब हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे तभी भारत बलशाली जरूर बनेगा। पुनः एक बार आकांक्षा का धन्यवाद। और तृतीय विभाजित नंबर है हमारी सानिका उत्तम सत्कार, जो 10वीं क की छात्रा है, और उसके भाषण का विषय है कोरोना एक महामारी। मैं सानिका से विनती करता हूँ कि वो अपना भाषण पेश करे। नमस्कार, मेरा नाम सानिका उत्तम सत्कार, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं कोरोना एक महामारी इस विषय पर भाषण करने वाली हूँ। पूरे विश्व में एक महामारी फैली है। इसी वजह से अनेक लोग मर चुके हैं और अभी मर रहे हैं। हजारों की संख्या में, हजारों की भीड़ में ये लोग मर रहे हैं और अभी तो लाखों के आसपास इसकी संख्या चली गई है। ये महामारी का जन्म कहाँ से हुआ? तो चीन देश में से एक छोटा सा शहर है वुहान, यहाँ से इसका जन्म हुआ है। हुआ ऐसा है कि निमोनिया रोगियों की संख्या ज्यादा बढ़ने की वजह से वहां के डॉक्टर लोगों ने जब गहरी जांच करवाई तो पता चला कि ये एक निमोनिया साधारण सा रोग नहीं, तो ये एक कोरोना वायरस है। इसे कोविड-19 के नाम से, यानी नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 ऐसे नाम से जाना जाता है। क्योंकि कोविड-19 नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये वायरस 2019 में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। और नोवेल कोरोना वायरस इसे कहा जाता है, नोवेल यानी पुराना वायरस, पुराना ही है लेकिन ये हाहाकार मचा रहा है, इसीलिए नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से इसे जाना जाता है। ये वायरस एक संक्रमित बीमारी है, ये तेजी से फैलती है, छूने से या खांसने से, छींकने से फैल जाती है ये बीमारी। इसलिए हमें सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर्स, नर्सेस, वार्ड पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बहुत सारे लोग हमारे लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी कुछ देश की सेवा करें। थोड़ा सा
पर सैनिटाइजर मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी खांसने छींकने से फैल जाती है, इसलिए मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है। छूने से भी फैल जाती है, इसलिए हमें अपने हाथ को सैनिटाइजर बार बार करना भी बहुत जरूरी है। और हम जब बाहर निकल जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, तब हमें हमारे चेहरे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हम जब बिना धोए हाथ चेहरे पर रखते हैं, छूने किसी भी वस्तु को हम जब छूते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि इस वस्तु को और कितने लोगों ने छुआ है और कितने लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमित बीमार लोग फैल रहे हैं, यह हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमने पहली बार उस वस्तु को छुआ होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कोरोना संक्रमित लोगों ने इसे छुआ है या नहीं। इसलिए हमें हाथ को सैनिटाइजर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब हाथ को सैनिटाइजर नहीं करते और ऐसे ही हम अपने हाथ मुंह पर यानी नाक पर लगा लेते हैं, तो हमारे नाक की वजह से वो फेफड़ों में चला जाता है और हमें कोरोना वायरस के जकड़ लेने का संदेशा मिलता है। हम अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे लिए लोग कष्ट उठाते हैं, हम देश को संकट में डाल देते हैं। हमारे जाने की वजह से कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है हम देश के लिए देश की सेवा करें, इसीलिए हमें ये सब जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगर हमें बुखार, खांसी, सर्दी या सर दर्द हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कोरोना वायरस ने जकड़ लिया है या नहीं ये कब पता चलेगा, ये सब डॉक्टर को पता होता है। इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तो हमें बुखार हुआ है, सादा सा बुखार हुआ है और हमें कोरोना वायरस ने नहीं जकड़ा है, तो हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अकेले में किसी रूम में या किसी कमरे में हमें खुद को क्वारंटाइन करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वजह से वायरल इन्फेक्शन होके कोरोना वायरस की बीमारी अगर नहीं हो, हमें सिर्फ बुखार हो गया हो और हमारे बुखार की वजह से परिवार लोगों को बुखार होगा, तो कई लोग बाहर जाते हैं, सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो लोग बाहर जाते हैं हमारे घर में से, और उनको जब बुखार हो जाता है तो उन्हें कोरोना वायरस ने जकड़ लिया ऐसा ही माना जाता है, क्योंकि वो बाहर घूमते हैं। इसीलिए हमें सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। अपने हाथ को साफ रखना भी बहुत जरूरी है, बार बार चेहरे पर अपने हाथ न लाएं और टिश्यू पेपर अपने साथ रखें और अपने हाथ को बार बार साबुन से या सैनिटाइजर करके रखें। और अगर हमें सर्दी खांसी हो जाती है और हमें डॉक्टर के पास जाने से झिझक हो जाती है, तो हमें घरेलू उपाय भी अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें डर लगने लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोरोना वायरस लेकर ही वापस आएंगे, ऐसा जब लगने लगता है तो हमें कुछ नहीं करना है। हमारे गले में जब दर्द होने लगता है तो हमें सिर्फ ये करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर वो उबालना है और उस गर्म पानी से हमारा गला साफ रखना है। इसी वजह से वो कीटाणु हमारे जो गले में फंसे हुए होते हैं वो वहीं पर मर जाते हैं, फेफड़ों में वो जाते ही नहीं है। इसलिए इसी तरह से सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस चार शब्दों को मैं बोलकर अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सानिका, आपने अच्छा अंदाज से कोरोना के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और सचमुच गली से लेकर दिल्ली तक आज कोरोना को हटाना है, यही एक सुंदर संदेश आपने दिया है, इसलिए पुनः एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और अगली पायदान है, आगे हम बढ़ते हैं गायन प्रतियोगिता के तरफ। प्रथमतः 9वीं कक्षा में हम आमंत्रित करते हैं कुमारी मुन्नाली रविंद्र माने, जिसका 9वीं कक्षा में से पहला क्रमांक आया है, जो 9वीं की कक्षा है, जिनके गीत के बोल है कंधों से मिलते हैं कंधे, कदम से मिलते हैं कदम। मुन्नाली माने अपना गाना पेश करें। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे,
कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो में आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो में साथी है बस इतना ही कहना। अब तो में आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो में साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो पागल बन के पर्वत पर है चलना। कंधों से मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जान पीली पगले पर, अब देखो तब लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। धन्यवाद मृणाली, बिल्कुल सच। कंधों से मिलते हैं कंधे और कदम से मिलते हैं कदम। सचमुच इसी होश से, इसी अंदाज से हम सब आगे बढ़ेंगे तो सचमुच हमारे देश का कल्याण होगा, हमारा देश विकसित नजर आएगा। इसी की जरूरत है, इसी विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। सबके साथ सबका विकास जरूर है। अब चलते हैं 10वीं कक्षा की तरफ। 10वीं कक्षा में से 3 नंबर निकाले हैं। प्रथम क्रमांक पाया है कुमारी स्नेहल प्रहलाद मारी, 10वीं ड की छात्रा है। द्वितीय क्रमांक पाया है कुमारी आदित्य संदीप यादव, 10वीं ड की छात्रा है। और तृतीय क्रमांक है योगेश्वरी किरण माणे, 10वीं क की छात्रा है। इनमें से मैं स्नेहल प्रहलाद मारी जो गुणवंत छात्रा है, इन्हें मैं विनती करता हूँ कि वो अपना गाना पेश करे। गाने के बोल तेरे मिट्टी में मर जावा। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राजी, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरे हीरत ढलती है राजी। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। रांझन रे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, मैं पूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू।
धन्यवाद स्नेहल। सचमुच देश है तो सब कुछ है, इसलिए आन बान शान और देश के लिए सब कुछ बलिदान, इसी उद्देश्य से हम सब आज प्रेरित हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं। और स्नेहल का ये गीत सुनकर सचमुच हमें देश के बारे में कितना गर्व होना आवश्यक है, उसका संदेश मिला है। उन्हें एक बार स्नेहल को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं द्वितीय क्रमांक प्राप्त करने वाली हमारी छात्रा कुमारी आदिति संदीप यादव 10वीं ड, उन्होंने एक सुंदर गीत पेश किया है। मैं आदिति को विनती करता हूँ कि वो अपना गाना पेश करे। नमस्कार, मी आदिती संदीप यादव आपल्या समोर ए वतन हे देशभक्ती गीत सादर करीत आहे। सा नि द प म ग रे सा सा ग म द प, सा नि द प म ग रे सा सा ग म द प। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद आदिति, बहुत बढ़िया। वतन के लिए कुछ भी, इसी हिसाब से आदिति ने हमें संदेश दिया है, पहला वतन बाद में सब। और इसीलिए मैं आदिति को धन्यवाद देता हूँ। और अब तृतीय क्रमांक पाया है हमारी हुनर छात्रा कुमारी योगेश्वरी किरण माने, 10वीं क की छात्रा है। उन्होंने प्यारी अम्मी ये सुंदर गीत यहाँ पेश किया हुआ है। मैं योगेश्वरी से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपना सुंदर गीत पेश करें। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी प्यारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी
मुश्किल में होती हूँ अम्मी मेरी रोती है, खुशी में भी वो मेरी दुपट्टा भिगोती है, एक एक आंसू में दुआएं तो रोती है, कौन क्या बताए है अम्मी ऐसी होती है। थोड़ी सी शरानी है, थोड़ी सी इमोशनल, अम्मी जो हंसे तो टल जाए हर मुश्किल, जैसे किस्मत की चाबी है वो जो खोले हर ताला, मैंने अपने सपनों का हर बस का उनको दे डाला, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। धन्यवाद योगेश्वरी, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा गाना आपने पेश किया है और माँ के लिए सब कुछ इसी हिसाब से अपने माँ पर सुंदर गीत पेश किया है, इसलिए पुनः एक बार आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। फिर एक बार मैं जीतने वालों को सिकंदर कहता हूँ, जो जीता वही सिकंदर, ऐसे सभी सिकंदरों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद जूनियर कॉलेज के प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जाएगा, इसलिए आज आगे के कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के लिए जूनियर कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक श्री यादव सर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं प्राध्यापक यादव एनबी हमारे लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर तथा जूनियर कॉलेज की ओर से हिंदी सप्ताह मनाया गया और इस हिंदी सप्ताह के सुअवसर पर हमने हिंदी वक्तृत्व तथा गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इस प्रतियोगिता में आप सभी छात्रों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है और इस प्रतियोगिता का ऑनलाइन रिजल्ट आज हम देने वाले हैं और इस ऑनलाइन रिजल्ट देने के लिए मैं मिरजकर मैडम जी से निवेदन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमिरजकर मैडम, लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर एंड जूनियर कॉलेज पलूस। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है, हम हिंदी सप्ताह मना रहे हैं। हिंदी सप्ताह में जूनियर कॉलेज में संपन्न विविध प्रतियोगिताओं में शामिल हुए विजेताओं के नाम मैं घोषित करने जा रही हूँ। सबसे पहले वक्तृत्व प्रतियोगिता 12वीं कक्षा आर्ट्स फैकल्टी में प्रथम आई हुई छात्रा है कुमारी सृष्टि विजय कदम। द्वितीय क्रमांक कुमारी भाग्यश्री राजेश राजेंद्र जाधव। तृतीय क्रमांक कुमारी शर्वरी नितिन खारकांडे। सबसे पहले प्रथम क्रमांक हासिल करने वाली हमारी छात्रा सृष्टि को विनती कि वह अपने विचार प्रकट करे। नमस्ते, आज की वक्तृत्व स्पर्धा में मैं सृष्टि विजय कदम भ्रष्टाचार विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। इतने विशाल देश में प्रजातंत्र को कुशलता से चलाने के लिए काफी सारे अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन सभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को वेतन दिया जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि वे अपने देश की गरिमा रखेंगे एवं भ्रष्टाचार से बचेंगे। लेकिन देश का दुर्भाग्य उस वक्त नजर आता है जब ये कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्टाचार दिखाते हैं और भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। भ्रष्टाचार एक तरह का दिमाग है जो देश को खा रहा है। बड़े बड़े नेताओं के घोटाले से लेकर छोटे छोटे कर्मचारियों के चाय पानी तक हर जगह भ्रष्टाचार ने अपने चरण प्रसार रखे हैं। जरा सोचिए कि आपके दफ्तर में जाकर अपना कोई काम करवाना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, आप राशन दफ्तर में जाकर अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको अपनी अर्जी उचित अधिकारियों तक पहुंचने के लिए रिश्वत देनी होगी। उसके बाद इस अधिकारियों को रिश्वत देकर आप फाइल में मुहर लगवा सकेंगे। उसके बाद वे लोग जो निरीक्षक के तौर पर अपना ब्योर लेने आएंगे, उन्हें भी आपको रिश्वत देनी होगी, तभी आपका ब्योर अर्ज दिया जाएगा। यह दुखद है। भ्रष्टाचार का पहलू यह है कि भ्रष्टाचार का शिकार केवल गरीब व्यक्ति होता है।
ऐसा कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार से फर्क केवल गरीबों को ही पड़ता है, यह गलत नहीं होगा। आज के समय में वे सभी लोग धनी है, उनके लिए ज़्यादा धन खर्च करके अपना काम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। वे चाहते हैं कि अपना काम जल्द से जल्द हो जाए, उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा। गौरतौर पर है कि भ्रष्टाचार ने आज़ादी के बाद देश को अंग्रेजों से भी ज़्यादा परेशान किया है। भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा फैलने वाला सामाजिक विकार है। इसका इतना ही अधिक फैलाव मुख्य रूप से अवसरवादी नेताओं के कारण हो पाया है। वे सभी लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके लिए देश बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। उनके लिए उनके फायदे से ज़्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। वे चाहते हैं कि उनका घर भर जाए और देश यदि खोखला होता रहे, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि उनका घर भी इसी देश में आता है। वे देश को बेच रहे हैं, उन्हें इस बात का जरा भी परवाह नहीं भविष्य में कितना ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। ये लोग अपने फायदे के लिए भारत की संस्कृति और परंपरा को भी नष्ट कर रहे हैं। वे लोग जो आजकल एक सही दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें भी सही दिशा में काम करने नहीं दिया जाता। यदि कोई चाहे कि बिना भ्रष्टाचार के एवं बिना रिश्वत लिए काम कर ले, वे तो ऐसा नहीं कर सकता। उसका जीना मुश्किल कर दिया जाएगा एवं उसे यथासंभव हर तरह से परेशान किया जाता है। उसके ऐसे कृत्यों के कारण ईमानदारी दम तोड़ रही है। या तहजीब बिकते हैं या फरमान बिकते हैं, या तहजीब बिकते हैं या फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, या ईमान ही बिकते हैं। यदि यह दोनों कदम उठेंगे तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसनशीलता से जल्दी विकसित श्रेणी में आ जाएगा। मेरे विचार सुनने के लिए धन्यवाद सृष्टि। इसके बाद द्वितीय क्रमांक हासिल करने वाली हमारी छात्रा कुमारी भाग्यश्री, तुम्हें विनती है कि वह अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करे। नमस्कार, भाग्यश्री राजेंद्र जाधव, कक्षा 12वीं आर्ट्स। विषय है राष्ट्रीय भाषा हिंदी। प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रीय भाषा होती है। यह राष्ट्रीय भाषा देश की आत्मा होती है। राष्ट्रभाषा का सरल अर्थ है राष्ट्र की भाषा। जिस राष्ट्र में सब लोग जिस भाषा में विचार विनिमय करते हैं उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा के बिना किसी राष्ट्र का स्वातंत्र्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वतंत्र पूर्व राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा के बिना देश गूंगा है। राष्ट्र की एकता की सुरक्षिता रखने के लिए राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है। राष्ट्रभाषा की राष्ट्र ही वाणी है। हमारा भारत देश विशाल बहुभाषिक देश है। भारतीय संविधान में 14 भाषा को देश की भाषा के रूप में स्वीकार किया है। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, उसमें हिंदी भी है। लेकिन भारत के इन विभिन्न भाषाओं को और उनको बोलने वाले को एक सूत्र में बांधने के लिए हमारा हिंदी ही काफ़ी है। एकता की कसौटी पर और अन्य सभी दृष्टियों से हिंदी समृद्धशाली भाषा है। भारत देश के अधिकांश भागों की जनता हिंदी भाषा अच्छी तरह समझती है तथा बोल पाती है। उसकी लिपि देवनागरी है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है। उसका अपना एक इतिहास है। 14 सितंबर के दिन संघराज्य की भाषा के रूप में हिंदी का स्वीकार किया है। आज राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी एकता की भाषा बन गई है। आज देश के हर भागों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी अखबार और पत्र पत्रिका देश के बहुत बिकते हैं। देश के मेलों में बाजारों में हिंदी ही सुनाई देती है। अपना प्रदेश छोड़कर हम जब अन्य राज्यों में जाते हैं तब हमें हिंदी का ही सहारा मिलता है। राष्ट्र कवि मितुल जी कहते हैं कि जिसका न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान, वह नर नहीं है, निरह पशु और मुक्तता समान। इस तरह हिंदी अच्छे अर्थ में हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है जो भारत के लोगों को हमेशा एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। धन्यवाद भाग्यश्री। अब आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने आ रही है तृतीय क्रमांक हासिल करने वाली हमारी छात्रा
कुमारी शर्वरी नितिन खरकांडे। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शर्वरी नितिन खरकांडे है। मैं 12वीं आर्ट्स में पढ़ने वाली विद्यार्थी हूँ। मेरे कॉलेज का नाम लक्ष्मण राव किर्लोस्कर जूनियर कॉलेज पलूस है। मेरे वक्तृत्व के विषय का नाम है मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी। हमारे देश में हर 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाता है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर को भारतीय संविधान ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना है, जो कि 1953 से लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाया जाए। हर राज्य में, हर दफ्तरों में, हर पाठशालाओं में हिंदी दिन का प्रचार प्रसार हो, इसलिए यह मनाया गया है। हिंदी दिवस बनाने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण भी है। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे राष्ट्रपिता मतलब हमारे महात्मा गांधी जी, उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह विचार बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी रहे, और इस विचार को वो विकास की तरफ ले चले। आज़ादी के बाद 14 सितंबर को काफ़ी विचार विनिमय करके यह फैसला भारतीय संविधान ने लिया कि यह फैसला भारतीय संविधानों के 14वें लेसन से आधार पर यह विचार लिया कि संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनी रहे। इस राज्य के प्रयोग से सभी राष्ट्र हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का पालन करें। आज भारत में हिंदी राज्य है जहाँ हिंदी ना के बराबर बोली जाती है। आज भारत में हर राज्य को अपनी राज्यभाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। हिंदी भाषा के प्रसार करते हुए सरकार ने हर 14 सितंबर को यह आदेश निकाला है कि हर राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी कॉलेज पाठशालाओं में हिंदी दिन मनाया जाए। हिंदी दिन मनाने का सभी का एक ही उद्देश्य है कि जो कि हिंदी का प्रसार हो, हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा सभी तरफ फैल जाए। अगर हिंदी का विकास न हो तो हमें हिंदी का विकास करना है, तो अन्य भाषाओं को छोड़कर हमें हिंदी मन से स्वीकारनी होगी। सभी सरकारी तथा दफ्तरों में हिंदी भाषा बोली जाए। हमारे देश में तथा हमारे देश की हिंदी भाषा बोले जाने वाली हमारी हिंदी भाषा 4थे स्थान पर है। इसका कारण सभी को पता है। आजकल यह युग इस इंटरनेट से जुड़ा है। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, हर तरफ इंटरनेट का जाला है। इस इंटरनेट के जाले में यह मीडिया में हिंदी भाषा का भी विकल्प होता है। हमारे देश में हिंदी भाषा के शब्दकोश के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। आखिर में बस मैं यह कहना चाहती हूँ कि ना कि सिर्फ 14 सितंबर को ही हिंदी भाषा बोली जाए तथा हिंदी भाषा हर दिन हर मिनट को बोली जाए। इससे क्या होगा कि हमारी हिंदी भाषा एक प्रसार के माध्यम से भी होगी और हमारी राष्ट्रभाषा भी कहलाएगी। यह मैं बोलकर मेरे 4 शब्द खत्म करती हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया शर्वरी। श्रोतागण, इस प्रतियोगिताओं में हमारे साइंस फैकल्टी के छात्र भी पीछे नहीं है, तो चलिए सुनते हैं हमारे 12वीं कक्षा साइंस फैकल्टी में क्या रिजल्ट प्राप्त हुए हैं। 12वीं कक्षा साइंस प्रथम क्रमांक कुमारी सानिका महादेव कोड़ी, 12वीं ड द्वितीय क्रमांक मानसी मनोहर कुराडे, 12वीं ड और तृतीय क्रमांक सानिका संपतराव सावंत, 12E। सबसे पहले हमारे प्रथम क्रमांक प्राप्त छात्रा कुमारी सानिका को मैं विनती करती हूँ कि वह अपने सुंदर विचार हमारे सामने प्रस्तुत करे। नमस्कार, मैं सानिका महादेव कोड़ी आज आपके सामने
गंभीर विषय लेकर आई हूँ जिसका नाम है कोरोना, जिसकी वजह से आज हम सब लोग बहुत ही परेशान हैं। जब पूरी दुनिया 31 दिसंबर को न्यू ईयर की तैयारियां कर रही थी, तब WHO को इस नए वायरस की जानकारी मिली। चाइना के वुहान शहर में इस रहस्यमय वायरस की वजह से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और फिर यही वायरस चाइना से होकर पूरी दुनिया में फैल गया। इसी वायरस को WHO ने NCOV मतलब नोवेल कोरोना वायरस यह नाम दे दिया और देखते ही देखते यह वायरस ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। दुनिया पर बहुत बड़ा संकट आ चुका था। इस संकट की वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन होने के कारण आज हमें सभी काम घर में ही बैठकर करने पड़ रहे हैं। पाठशाला महाविद्यालय बंद होने के कारण आज पहली बार इसे ऑनलाइन प्रतियोगिता देनी पड़ रही है और वो सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना वायरस की वजह से। आज लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जिंदगी थम सी गई है, वक्त रुक सा गया है और अब जाके लोगों को समझ में आया है कि इस पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो वो अपनी सेहत है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने सही कहा है, पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जीवन में अगर सर्वप्रथम कोई सुख है तो वो है शरीर, मतलब निरोगी शरीर। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आपका जीवन है। आज इस कोरोना से लड़ने के लिए बहुत से लोग देवताओं के रूप में सामने आकर लोगों को बचा रहे हैं। इनमें से कई लोग डॉक्टर हैं, पुलिस है, स्वयंसेवक है, सिपाही हैं। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी रक्षा करते वक्त इनमें से कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवा दी है। ऐसे शहीदों को दोस्तों मैं दिल से सलाम करती हूँ। ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी कई लोग अपनी इंसानियत भुलाकर लालच में आकर लोगों को लूट रहे हैं। सिर्फ सर्दी और खांसी होने के बावजूद भी लोगों को कोरोना हुआ है ऐसा कहकर लोगों को लुटा जा रहा है। गरीबों का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इस सब की वजह से आज लोगों के मन में कोरोना का डर बैठ गया है। पर दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ होशियारी से काम लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, जो डर गया समझो वो मर गया। तो हमें धैर्यता रखनी चाहिए। हमें जिस बातों का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स ने कहा है उसका पालन करना चाहिए और इस वायरस को जल्द से जल्द इस दुनिया से मुक्त करने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम सबको मिलजुल कर इस वायरस को इस दुनिया से उखाड़ फेंकना है और हमारी अपनी रक्षा करनी है और इस दुनिया को बचाना है। धन्यवाद। धन्यवाद सानिका। इसके बाद द्वितीय क्रमांक हासिल करने वाली हमारी दूसरी छात्रा कुमारी मानसी, मैं उसे विनती करती हूँ कि वह अपने विचार प्रस्तुत करे। नमस्कार, मैं मानसी मनोहर कुराडे लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्यालय की विद्यार्थिनी। आज हिंदी दिन के अवसर पर मैं आपके सामने अपना मनोगत व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और इसी आधिकारिक रूप से हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हर साल देश भर में इस दिन को तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को हिंदी दिन के प्रति जागरूक किया जाता है। 200 साल की आज़ादी पाने के बाद संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि हमारे हिंदी में वो ताकत है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी आज देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी। अब हमारी राष्ट्रभाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि हमारी भाषा में हमारे संस्कारों और संस्कृति का प्रतिबिंब देखा जाता है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं, यानी कि हमारे देश में ही रहकर हमारी संस्कृति और संस्कारों को सीख रहे हैं। एक हिंदुस्तानी को कम से कम अपनी भाषा यानी हिंदी तो आनी ही चाहिए। साथ ही हिंदी का सम्मान करना भी हमें सीखना होगा। आज
अंग्रेजी बाजार के चलते हुए लोग हिंदी बोलने और जानने वालों को अनपढ़ या गंवार कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों को तुच्छ नजरिए से देखते हैं। ये कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं और हमें अपनी ही हिंदी भाषा को वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे जो प्रत्येक देशवासियों के मन में हिंदी के प्रति आदर होना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हिंदी दिवस मनाने का ये अर्थ है कि हिंदी के गुम हो रही हिंदी को बचाने का एक प्रयास। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और भारतीयों की पहचान भी है। इसीलिए हिंदी पर क्यों न हिंदी भाषा के प्रति और ज्यादा सजग होने की प्रतिज्ञा ली जाए और इसके ज्यादा से ज्यादा महत्व को ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो हमारी राष्ट्रभाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर विचार थे तुम्हारे मानसी, धन्यवाद। तृतीय क्रमांक प्राप्त करने वाली हमारी छात्रा कुमारी सानिका, मैं तुम्हें विनती करती हूँ कि अपने सुंदर विचार हमें सुनाए। नमस्कार, मेरा नाम कुमारी सानिका संपतराव सावंत है। मैं 11वीं ई में पढ़ती हूँ। हिंदी दिन के अवसर पर मैं कोरोना इस विषय पर भाष्य करने जा रही हूँ। अंधेरे में जलने वाले दिए के समान हमारे ज्ञान का दिया जलाने वाले मेरे आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम करके मैं मेरे भाष्य की शुरुआत करती हूँ। अब ये कोरोना ये ऐसा विषय है कि 4 साल के छोटे बच्चों को लेकर 100 साल के बूढ़े लोगों तक सभी को परिचित हो गया है, क्योंकि आज हम देखते हैं टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में सभी तरह कोरोना ही कोरोना छा गया है। ये कोरोना एक संसर्गजन्य विषाणु है और इस कोरोना को जो हमारी WHO है इसने तो महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना ने जो आज तक कभी भी हुआ नहीं है ये सब कोरोना की वजह से हो रहा है। जो कभी भी न बंद रहने वाली मुंबई, हवाई जहाज, बड़ी बड़ी मकानें, ये सब कोरोना की वजह से बंद हो गई है। कोरोना की वजह से बाहर पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए जो लोग घर से बाहर रहते थे वो अब घर में वापस आ गए हैं। मेरा भाई ही 15 साल के बाद पहली बार इतने दिन अपने घर में रह गया है। मैं तो कहती हूँ कि कोरोना ने इंसान को कैसा जीना है वो बताए, वो जीने का एक तरीका बताया है। बाहर जाते समय मुंह को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का वापर करना और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे घर का ही खाना खाना। घर का खाना खाने की वजह यह है कि जो इंसान बार बार बीमार पड़ते थे, जो छोटे बच्चे रोज बीमार पड़ते थे, वो अब पिछले 3 महीनों से एक बार भी बीमार नहीं पड़ गए हैं, क्योंकि हम खबरदारी ले रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर्स है, शासन है, पुलिस है, वो सब रास्ते पर खड़े हो गए हैं। क्यों? किस लिए? तो हमारी जिम्मेदारी लेने के लिए, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा रखने के लिए। अब हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि उनकी सूचना, जो नियम है उनका पालन करना, क्योंकि हम पर भी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। इसलिए हमें घर पर ही बैठना चाहिए। अब घर पर बैठे तो हमारा घर कैसा चलेगा ये देखिए, ठीक है। इसलिए तो हमारा जो शासन है उसने अनलॉक घोषित कर दिया है, पर इस अनलॉक का भी हमें योग्य उपयोग करना चाहिए। इस अनलॉक में भी हमें जरूरी काम के लिए ही योग्य, जो ठीक है वही करना चाहिए। योग्य खबरदारी लेते ही, अपना ख्याल रखकर ही हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना को पूरा खत्म करने के लिए, इस कोरोना का पूरा नामो निशान मिटाने के लिए 2021 भी आ सकता है। तब तक हमारा ख्याल हमें ही रखना है, क्योंकि आज जो कोरोना की सेंटर्स है उसमें वेंटिलेटर बेड इसकी मात्रा कम हो गई है। इसलिए हमें घर पर ही रहकर अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि हमें कोरोना को हराना है, हमें कोरोना को हराना है और एक नई सुबह को लाना है।
क्योंकि दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम है कोरोना, जिसका नाम है कोरोना। धन्यवाद। धन्यवाद सानिका। इसके बाद हमारे 12वीं साइंस टेक्निकल फैकल्टी में क्या रिजल्ट प्राप्त हुए हैं ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। 12वीं साइंस टेक्निकल फैकल्टी में प्रथम क्रमांक प्राप्त कुमारी साक्षी विजय बर्गे 12वीं क, द्वितीय क्रमांक प्राप्त कुमारी स्नेहल सुनील 12वीं क और तृतीय क्रमांक प्राप्त कुमारी श्रेया सुनील पाटिल 12वीं क। ये सभी छात्राएं अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी छात्रा कुमारी साक्षी। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आखिर क्या है ये भ्रष्टाचार? जानते ही नहीं है हम जनाब, और बिना जाने ही कैसे करें उपचार? क्यों मेहनत करके मर रहा है बार बार? ईमानदारी की यहाँ कोई नहीं सुनता है पुकार। लगा नोटों का जुगाड़, बेटा तभी मिलेगा तुझे यहाँ रोजगार। नमस्कार, आज मैं साक्षी विजय बर्गे आप सबके समझ भ्रष्टाचार पर अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तुत हूँ। प्रत्येक देश अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता तथा चरित्र के कारण पहचाना जाता है। भारत जैसा देश अपनी सत्यता, ईमानदारी, अहिंसा, धार्मिकता, नैतिक मूल्यों तथा मानवतावादी गुणों के कारण विश्व में अपना अलग ही स्थान रखता है। किंतु वर्तमान स्थिति में तो भारत अपनी संस्कृति को छोड़कर जहाँ पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहा है, वही भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में वह विश्व का पहला राष्ट्र बन गया है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र भ्रष्टाचार का पर्याय बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है आचरण से भ्रष्ट और पतित। ऐसा व्यक्ति जिसका आचार पूरी तरह से बिगड़ा गया है, जो न्याय, नीति, सत्य, धर्म तथा सामाजिक, मानवीय, राष्ट्रीय मूल्यों के विरुद्ध कार्य करता है। भ्रष्टाचार को मिटाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इस पुण्य के कार्य को करने के लिए सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट होकर अपनी कमर कसनी चाहिए। आज के आधुनिक युग में व्यक्ति का जीवन अपने स्वार्थ तक सीमित होकर रह गया है। प्रत्येक कार्य के पीछे स्वार्थ प्रमुख हो गया है। समाज में अनैतिकता और स्वार्थ से युक्त भावनाओं का बोलबाला हो गया है। परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति और उसका पवित्र तथा नैतिक स्वरूप धुंधला सा हो गया है। इसका एक कारण समाज में फैला रहा भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार के इस विकराल रूप को धारण करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इस अर्थ प्रधान युग में प्रत्येक व्यक्ति धन प्राप्त करने में लगा हुआ है। कमरतोड़ महंगाई थी इसका एक प्रमुख कारण है। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ जाने के कारण वह उन्हें पूरा करने के लिए मन चाहे तरीकों को अपना रहा है। हमें हमारे समाज में फन फैला रहे इस विकराल नाग को मारना होगा। सबसे पहले आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के मनोबल की ऊंचा उठाना। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने को इस भ्रष्टाचार से बाहर निकालना होगा। न्यायिक व्यवस्था को कठोर करना होगा तथा सामान्य ज्ञान को आवश्यक सुविधाएं भी सुलभ करनी होगी। इसी आधार पर आगे बढ़ना होगा, तभी इस स्थिति में कुछ सुधार की अपेक्षा भी जा सकती है। पहले व्यवस्था परिवर्तन लाना है। जन लोकपाल भी पास कराना है। लोकपाल को सबसे ऊपर बिठाना है और भ्रष्टाचारी को जेल पहुंचाना है। शुक्रिया। बहुत ही सुंदर विचार थे साक्षी तुम्हारे, धन्यवाद। इसके बाद हमारी द्वितीय क्रमांक हासिल करने वाली छात्रा कुमारी स्नेहल, तुम्हें विनती कि तुम्हारे विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय शिक्षकगण और मेरे छात्र मित्रों को मेरा शुभ नमस्कार। मैं स्नेहल सुनील पाटिल 12वीं कक्षा की छात्रा आज इस मंच पर भ्रष्टाचार इस विषय पर अपने विचारों का साझा करूंगी, विशेष रूप से राजनीतिक भ्रष्टाचार। हमारे देश के गठन के बाद से ही सब कुछ राजनीतिक नेताओं और क्षेत्रों के शासन करने वाले अधिकारियों ने ही निर्णय ली है। जाहिर है कि हम सब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन जो कोई भी सत्ता में आता है वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश में रहता है। परिणामी
सामान्य लोगों की अभाव परिस्थिति का सामना होता है। अमीर और गरीब में फासला इतना बढ़ गया है कि यह भारतीय भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण बन गया है, जहां पर एक वर्ग के पास धन संपत्ति सब कुछ है और वहीं पर अनेक परिवारों के पास कुछ भी नहीं है, वो लोग गरीबी रेखा के नीचे है। इसी कारण हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। यदि हम हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए खाई है और यही भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए अपराध बन रहा है। यदि यही अभाव और गरीबी समाज में बहुसंख्या भाग में रही तो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे तथा परिणाम स्वरूप ही समाज में अपराध बढ़ जाएंगे। यदि कोई भ्रष्टाचार के पीछे कारणों पर विचार करे या फिर उसका मूल्यांकन करे तो ऐसे अनगिनत कारण मिलेंगे। मेरा मानना है कि कानून के प्रति लोगों का गैर वर्तन तथा समाज में बुराई फैलाने वाले लोगों के प्रति सरकार का सहारा यही समाज में भ्रष्टाचार का नाम फैला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन लोगों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए खड़ा किया जाता है या फिर चुना जाता है, वही लोग इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और खुद अपराधी बन जाते हैं। ऐसे कठोर नियम है हमारे भारतीय संविधान में जो ऐसे भ्रष्टाचारियों को सजा सुनाता है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, भारतीय दंड संहिता 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। अगर हमें भ्रष्टाचार को हमारे देश से निकाल फेंकना है तो इसके लिए हम सभी को एकजुट होकर इस भ्रष्टाचार का विरोध करना होगा। इसलिए हमें साथ आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना होगा। बस अंत में मैं इतना ही कहूंगी, ये भूखे भ्रष्टाचारी है देश के बीमारी, ये भूखे भ्रष्टाचारी है देश की बीमारी, जिस थाली में है खाते उसी में छेद है करते, जिस थाली में है खाते उसी में छेद है करते, लात मार गरीब के पेट पर घर अपना है ये भरते, लात मार गरीब के पेट पर घर अपना है ये भरते, ये भूख के भ्रष्टारी बस है देश के भिखारी, ये भूख के भ्रष्टारी है देश के भिखारी। धन्यवाद। धन्यवाद स्नेहल। इसके बाद आ रही है तृतीय क्रमांक प्राप्त हमारी छात्रा कुमारी श्रेया। श्रेया, तुम्हें विनती कि अपना वक्तृत्व हमारे सामने पेश करे। नमस्कार, मैं कुमारी श्रेया सुनील पाटिल 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षकों और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 14 सितंबर का दिन हिंदी दिन के रूप में मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिन की बहुत शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सके, बोल सके और लिख सके। हमारे देश की ऐसी भाषा है हिंदी। आज़ादी के पहले अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज के माध्यम से सारा काम चलाया, किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। ऐसी भाषा जो अपने देश की हो, वह भाषा केवल हिंदी ही है। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिन के रूप में मनाए जाते हैं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी कहते हैं। हिंदी का प्रमुख गुण यह है कि यह बोलने, पढ़ने, लिखने में अत्यंत सरल है। हिंदी के सबसे विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि हिंदी व्याकरण के मोटे नियम केवल एक पोस्ट कार्ड पर ही लिखा जा सकते हैं। संसार के किसी भी देश का व्यक्ति कुछ ही समय के प्रयत्न से हिंदी बोलना और लिखना सीख सकता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें भाषा लिपि के अनुसार चलती है। इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संसार के लगभग सभी भाषाओं के शब्द इसमें घुल मिल सकते हैं, जैसे कि कुर्सी, अलमारी, बटन, बेंच आदि अनगिनत शब्द है जो विदेशी भाषाओं से आकर इसमें अपने शब्द में बन गए हैं। भाषा ने देश में एकता लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के अधिकतर
ने भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदी का समर्थन किया है। भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम सब भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें। तभी हिंदी सचमुच राष्ट्रभाषा बन पाएगी। हम सब के लिए हिंदी दिन और हिंदी भाषा का महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा सीखना जरूर है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। हिंदी है हम वतन है नारे का सम्मान करना चाहिए। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद श्री। सबको प्रभावित करने वाले इस वक्तृत्व प्रतियोगिता के बाद अब हम पेश करने जा रहे हैं गायन प्रतियोगिता। यह गायन प्रतियोगिता हमारे 12वीं के सारी फैकल्टीज में से चुने गए प्रथम, द्वितीय और विभाजित तृतीय क्रमांक अब मैं सुनाने जा रही हूँ। 12वीं साइंस, टेक्निकल आर्ट्स, कॉमर्स इन सभी फैकल्टीज में से अव्वल आने वाली हमारी छात्रा है कुमारी गौरी राजेश जाधव, 12वीं ड। द्वितीय क्रमांक प्राप्त कुमारी सानिका महादेव खोरी, 12वीं ड। विभाजित तृतीय क्रमांक यशस्वी योगेश भाकरे, 12वीं ई और विभाजित तृतीय क्रमांक पूजा अंकुश मोहिते, 12वीं ड। इनमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ हमारी अव्वल आने वाली छात्रा कुमारी गौरी कि वह अपनी सुंदर आवाज में अपना गीत हमारे सामने पेश करे।
धन्यवाद गीत, बहुत ही सुंदर आवाज थी तुम्हारी। अब आपके सामने आ रही है हमारी द्वितीय क्रमांक प्राप्त छात्रा कुमारी सानिका। सानिका, तुम्हें विनती कि तुम्हारा सुंदर सा गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। निरे गम गम रे निरे निरे गरे निरे सा, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पम गरे नी पगरे सा, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन राम रतन राम रतन धन पायो। धन्यवाद सानिका, बहुत ही बढ़िया आवाज थी तुम्हारी। इसके बाद आ रही है कुमारी यशस्वी। यशस्वी, तुम्हें विनती कि अपना सुंदर सा गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। मेरा नाम यशस्वी योगेश बकरे है। मैं आपके सामने एक गीत सादर करना चाहती हूँ। इसके बोल है, तेरी मिट्टी में मिल जावा। ओ रांझना में तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे। महफूज रहे मेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ये मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। धन्यवाद यशस्वी। इसके बाद आ रही है हमारी छात्रा पूजा। पूजा, तुम्हें विनती कि अपना गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया बारी 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 है। इस भाषा पर सारी दुनिया बारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम, चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अभिराम। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्द जोगी शोभा न्यारी 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 है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। गंगा से पावन का जिसमें है वो जिक्रो सामान। गंगा से पावन का जिसमें है जिक्रो सामान। उसका शाकिर हम बाशी है हमको अभिमान। उसका शाकिर हम बाशी है हमको अभिमान। हम ना भूल सकेंगे इसको जब तक जान हमारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम है हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हिंदी हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है। हिंदी हमको प्यारी है, भाषा हमको प्यारी है। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा, तुम्हारे गीत ने हम सब मंत्रमुग्ध हो गए हैं। इसी के साथ सभी प्रतियोगिताओं के परिणाम आपके सामने हमने रख दिए हैं। सारी प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। तो फिर से सभी छात्राओं का मैं एक बार अभिनंदन करती हूँ और हमारी सारी प्रतियोगिताएं समाप्त हुई है। अब अगला और अंतिम कार्यक्रम होगा आभार। आभार प्रकट करने के लिए आ रहे हैं श्री SG दड़सर जी। ठीक है, मैं दड़सर यहाँ आभार प्रकट करने के लिए खड़ा हूँ। आप सभी को ज्ञात है पिछले अनेक महीनों से ये जो कोविड-19 ये भयंकर महामारी शुरू हो गई है, इसकी वजह से हम सभी ने ये ऑनलाइन कार्यक्रम यहाँ किया हुआ है। अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ संपन्न हो गई है और उसका फल हमने अभी आप तक पहुंचवा दिया है। और ऐसे ही एक विशाल कार्यक्रम में अनेक अच्छे खासे लोग शामिल हो गए थे। प्रथमतः पलूस शिक्षण प्रसार मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्षा, सचिव, सभी संचालक मंडल, इनका मनपूर्वक मैं
आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानाध्यापक श्री सावंत सर जी, इन्होंने इस कार्यक्रम में जो रौनक बढ़ाई, हमें प्रोत्साहित किया, इसलिए मैं प्रथमतः प्रधानाध्यापक श्री सावंत सर जी को धन्यवाद देता हूँ तथा उप प्रधानाध्यापिका सौ कुलकर्णी मैडम जी, वो भी यहाँ उपस्थित रही, इसलिए उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे जूनियर कॉलेज के उप प्राचार्य श्रीयुत पाटिल सर जी, ये भी यहाँ मौजूद रहे, इसलिए उनका भी मनपूर्वक यहाँ आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे सभी अधिकारी वर्ग जिन्होंने समय समय पर हमें प्रोत्साहन दिया, मार्गदर्शन किया, सभी अध्यापकों ने भी मार्गदर्शन किया है, अनेक शिक्षक भाई बहनों ने हमें सहायता दी है, इसलिए उनके प्रति हम आभार प्रकट करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे हम पालक कहते हैं, जिन्होंने भी हमें सहायता दी, मदद की, इनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त जो हमारे शिक्षकोत्तर कर्मचारी है, उनकी सहायता के बगैर ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। ऐसे जो कर्मचारी है, उनका भी मनपूर्वक मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी पाठशाला की आन बान शान और हम सबका अभिमान, मतलब हमारा वैभव, यानी कि हमारे प्यारे प्यारे छात्र, इनका भी मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उन्हें शुभेच्छाएं देता हूँ कि अगले कार्यक्रम में वो भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में वो शामिल हो जाए, ये विनती करता हूँ। इस तरह यहाँ एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता जा रहा है। खासकर ये जो वैभवशाली कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्हें हम संयोजन कहते हैं। तो इस कार्यक्रम के संयोजन करने वाले हमारे एक ज्ञानी, गुणवंत, हुनहार, तंत्र स्नेही शिक्षक यानी खोबरे सर जी को मैं जितनी चाहे धन्यवाद दे उतने कम है। उनके साथ साथ हमारे साथी दावाड़ी सर जी, सौभाग्यवती गौरव मैडम जी, यादव सर और सभी अध्यापक, प्राध्यापक, इनका भी मैं मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। सौभाग्यवती मिरस्कर मैडम, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं इतना ही कहूंगा, आभारी हूं मैं सबका, आभारी हूं मैं सबका, दिया मौलिक विचारों का प्रसाद, दिया मौलिक विचारों का प्रसाद, हर एक पद पर स्नेह मिलता रहे, हर एक पद पर स्नेह मिलता रहे। इसी विनती के साथ सबका धन्यवाद, धन्यवाद।